लाखों साल पहले जमीन बहुत मुख्तलिफ नजर आती थी। तमाम कॉन्टिनेंट्स को एक में मिला दिया गया था। जिंदगी खूबसूरत और खौफनाक अजायबात से भरी हुई थी। जब आप प्री हिस्टोरिक जमाने के बारे में सोचते हैं तो आप एक टीरेक्स की तस्वीर कशी करते हैं जो अपने तेज दांतों के साथ जंगल में घूमता था। लेकिन डायनासोर से पहले भी जमीन पर दूसरे जायंट क्रिएचर्स का राज था। ये पर्मियन दौर 300 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था। उस वक्त हमारे प्लेनेट का एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था जो पेंथलासा नामी एक समंदर से घिरा हुआ है। पर्मियान का दौर बर्फानी दौर के इख्तिताम पर शुरू हुआ था जब टेम्परेचर आज से कहीं ज्यादा ठंडा था। फिर इब्तदाई पर्मियान के दिनों में जमीन प्लांट्स डाइवर्सिटी, इंसेक्ट्स और एनिमल लाइफ के तेजी से इवोल्यूशन के साथ एक सरसब्ज इन्वायरमेंट में गर्म हो गई। जैसा कि आप शायद जानते हैं कि हमारे इस ब्लू मार्बल पर हर चीज हमेशा बदल रही है। जैसा कि अगले 50 मिलियन सालों में जमीन गर्म और खुश्क होती रही। आखिरकार हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री के सबसे डेडलिस्ट वाकये ने यहाँ रहने वाली तकरीबन हर चीज का सफाया कर दिया। साइंटिस्ट इस वाकये को ग्रेट डाइंग का नाम देते हैं। ये जमीन पर अब तक का सबसे ज्यादा तबाहकुन बड़े पैमाने पर खत्म होने वाला वाकया था और जमीन ने इनमें से 5 वाकयात को देखा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस तमाम तबाही की तरफ बढ़ें, ये जानना जरूरी है कि पर्मियान दौर में हमारे यंग प्लेनेट पर घूमने वाली कुछ इनक्रेडिबल स्पीशीज उभरने वाली हैं। 299 मिलियन ईयर्स पहले अगर आप पास्ट में 300 मिलियन ईयर्स का सफर कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि जमीन के छोटे कॉन्टिनेंट्स ने अभी एक दूसरे से टकराना खत्म कर दिया होगा ताकि ये बहुत बड़ा लैंड मैस तश्कील दिया जा सके। इब्तदाई पर्मियान के इख्तिताम तक बर्फानी दौर खत्म हो रहा था और पेंजिया एक सरसब्ज दुनिया बन रहा था। पौधे और जानवर फलने फूलने लगे थे। 290 मिलियन ईयर्स पहले ये आतिशफिशा दुनिया थी। वायलेंट इरप्शंस ने क्लाइमेट को बदल दिया और एक लैंडस्केप की शक्ल दी जिससे इवोल्यूशन की राह हमवार हुई। और जब बड़े बड़े दलदल के जंगलात होने लगे तो प्लांट्स की जिंदगी को अपनाना पड़ा। और यूं 290 मिलियन ईयर्स पहले जमीन ने सबसे पहले बीज पैदा करने वाले प्लांट्स देखे जिन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ये प्लांट्स अपने कोन्स पर बीज ले गए और जंगल की आग की तरह पूरे बरेसगीर में फैल गए। इब्तदाई पर्मियान का कदीम एवरग्रीन फॉरेस्ट कुछ जानी पहचानी चीज छुपा रहा था। बिल्कुल आज की तरह आपको ये स्केडस और बीटल्स पौधों पर पियर्सिंग करते और चूसते हुए मिल सकते हैं और इनमें सबसे बड़े कॉकरोचेस थे। दरअसल ये वो कॉकरोचेस नहीं थे जिन्हें आप जानते हैं। ये बड़े प्री हिस्टोरिक कीड़े परिंदों के साइज के थे। लेकिन इनके साइज के बावजूद कॉकरोचेस ने कभी भी प्री हिस्टोरिक जमीन पर हुकूमत नहीं की। और शायद आप जानते होंगे कि इस दौर में एक एंशिएंट मैमल डायमेट्रोडोन था। ये जानवर जितना दिलकश था उतना ही खौफनाक था। ये एंशिएंट लिजर्ड 5 मीटर लंबी और इसका वजन तकरीबन 225 किलोग्राम था। इसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे चलती हुई एक बड़ी सेल थी और साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये सेल इस रेंगने वाले जानवर को अपने बॉडी टेम्परेचर को गर्म करने में मदद देती थी। ये डायमेट्रोडोन अपने वक्त का सबसे बड़ा शिकारी था। इसके पास इतने शार्प और फ्लैट दांत थे जो एक इंसान को खोलकर पीस कर रखते। और 273 मिलियन ईयर्स पहले पर्मियान दौर के दरमियानी हिस्से में दूसरे मैमल्स जैसे रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों ने पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया। इनके तेज दांत, मजबूत जबड़े और इनकी टांगे इनके जिस्म के नीचे वाक़या होने की वजह से ये रेंगने वाले जानवर 5 मीटर लंबे लेकिन मुमकिना तौर पर ड्यूट्रोसोर्स से छोटे थे। अगर आप मजीद 20 मिलियन ईयर्स तक फंस जाएं तो आप देखेंगे कि मिडल ऑफ पर्मियान पीरियड के दौरान जमीन गर्म होती रही। पेंजिया पर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया था और वल्केनोज ग्रीन हाउस गैसेस फिजा में फेंक रहे थे और बदलती हुई आबो हवा की वजह से समंदर की सतह भी बदल रही थी। लेकिन समुद्री जिंदगी ने भी फलने फूलने के तरीके ढूंढ लिए थे। और अगर आप प्री हिस्टोरिक सुपर ओशन में डूबते तो आप एंशिएंट शार्क एंड बोनी जैसी कदीम मछलियों के साथ स्विमिंग कर सकते थे। बहुत सी कॉम्प्लेक्स समुद्री स्पीशीज आई और चली गईं क्योंकि माहौल बदलता रहा। और 260 मिलियन ईयर्स पहले पर्मियान के आखिरी दौर में एक और रेंगने वाले जानवर लिस्ट्रोसोर्स के साथ दोस्ताना मुकाबला हुआ था। ये लिजर्ड और पिग के दरमियान एक क्रॉस की तरह लग रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद तमाम खौफनाक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर्स के मुकाबले में लिस्ट्रोसोर्स एक सब्जी खोर जानवर था। ये सिर्फ 1 मीटर लंबा था और इसकी अगली टांगे दबाने के लिए ताकतवर थीं। और
اسی دوران ہوا میں کچھ ایسا برا چل رہا تھا کہ وولکینک ایکٹیویٹی ایک بڑی مقدار میں ایٹماسفیئر سے آکسیجن ہٹا رہی تھی۔ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ ہوا میں 10% آکسیجن کم تھی، اور اگر ہم اسے آج کے 21% سے کمپیئر کریں تو آپ کو اس ماحول میں سانس لینے میں دشواری ہوگی، اور اسی طرح ٹمپریچر بڑھتا ہی چلا گیا۔ تقریباً 28 ڈگری سینٹی گریڈ کے ایوریج ٹمپریچر کے ساتھ یہ سرسبز پری ہسٹورک دنیا ایک تندور میں بدل رہی تھی۔ 252 ملین ایئرز پہلے تمام اچھی چیزوں کا خاتمہ ہوا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دور کافی تباہی تک پہنچا، کیونکہ 252 ملین ایئرز پہلے تمام پلانٹس اور اینیملز لائف کا تقریباً 90% حصہ مٹ گیا تھا۔ اس المناک لمحے کو گریٹ ڈائنگ کہا جاتا ہے، اور یہ زمین کا سب سے تباہ کن بڑے پیمانے پر ختم ہونے کا واقعہ تھا۔ سائنٹسٹ اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ اس اصل تباہی کی وجہ کیا ہے۔ زیادہ تر تھیوریز بتاتی ہیں کہ یہ دھماکہ خیز وولکینک ایکٹیویٹی کا نتیجہ تھا، کیونکہ وولکینک کرپشنز نے پورے کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس راکھ کی بڑی مقدار ایٹماسفیئر میں چھوڑ دی گئی تھی، اتنی راکھ کہ اس نے آنے والی سن لائٹ میں سے زیادہ تر روشنی کو روک دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سورج کی روشنی کے بغیر گلوبل ٹیمپریچر میں کمی واقع ہوئی، اور پلانٹس اپنے فوٹو سینتھیٹک پروسیس کو انجام نہ دینے کی وجہ سے مر گئے۔ آتش فشاں پھٹنے کے دوران خارج ہونے والی تمام کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے گلوبل ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا، اور اس کی وجہ سے سپر اوشن بھی اپنی زیادہ تر آکسیجن کھو بیٹھا، اور اسی طرح سانس نہ لینے کی وجہ سے پرمیان سی اینیملز کی اکثریت ہلاک ہو گئی تھی۔ 95% سے زیادہ سمندری سپیشیز اور 70% سے زیادہ زمینی جانور ناپید ہو گئے تھے۔ So friends, I hope you liked this video. Make sure to subscribe before you go. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔